तो आइए फिर से देखेंगे हम। यूनिट सेकंड ही है ये, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में मैं 3 सवाल पहले आपको पढ़ा चुका हूँ और आज भी हम 3 सवाल फिर से देखेंगे यूनिट सेकंड से रिलेटेड ही। तो कल हमने मूल्यांकन से संबंधित सवालों को देखा है, आज हम उसी से संबंधित और सवाल देखेंगे, यानी जो यूनिट सेकंड है हमारे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सवाल देखेंगे। संचित अभिलेख का पत्र यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषता को बताना है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड याद आ रहा आपको, जो मैंने आपको मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ाई थी, टूल्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हमने देखा था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड को, और मैंने आपको कहा था कि ये 16 नंबर का सवाल भी आता है, तो उसको डिटेल में भी देखना है। याद आ नहीं यार आप, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड देखा था ना, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कार्ड है जिसमें बच्चे की समस्त जानकारियाँ होती है किसी स्कूल आदि के पास जो भी है, तो उसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कहते हैं। तो उसे हमें डिटेल में देखना है कि भाई क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है, इसके प्रकार और विशेषताओं को हमें देखना है। आइए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। संचित अभिलेख का पत्र अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होगा, हिंदी में संचित अभिलेख का पत्र भी हो सकता है, संचय पत्र भी हो सकता है, हिंदी में कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी ध्यान देनी है। तो संचित अभिलेख का पत्र की परिभाषा। संचित अभिलेख का पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें छात्र का स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है। ये परिभाषा मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि संचित अभिलेख का पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें छात्र की स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है, अर्थात किसी छात्र द्वारा विद्यालय में प्रवेश से लेकर विद्यालय को छोड़ने तक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, चारित्रिक विषयों का क्रमबद्ध उल्लेख जिस पत्र में होता है उसे ही संचित अभिलेख का पत्र कहते हैं। यह पत्र विद्यालय में किसी शिक्षक अथवा किसी कर्मचारी के पास होता है। तो संचित अभिलेख का पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें बच्चे के इतिहास, उसका अपना जीवन का इतिहास है जो, और उसका जो अपना स्थायी जो परमानेंट चीज़ें हैं उससे संबंधित जानकारी होती है, और एक किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, चारित्रिक विषयों से क्रमबद्ध उल्लेख होता है, उसमें सूचनाएं होती हैं, उसे ही संचित अभिलेख का पत्र कहते हैं। तो परिभाषा आपको पहले भी मैं पढ़ाई थी, अब भी आपने देख ली है। अब एक मुथु सोरेन महोदय हैं, इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो इनके अनुसार, सॉरी मुथु सोरेन नहीं, मुरे थॉमस, ठीक है, वो दूसरे थे मुथु सोरेन दूसरे, ये मुरे थॉमस के अनुसार है। संचित अभिलेख का पत्र में किसी छात्र के बारे में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। तो इस महोदय ने परिभाषा दी है कि भाई संचित अभिलेख का पत्र क्या है। तो संचित अभिलेख का पत्र में किसी छात्र के बारे में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। तो बिल्कुल बात भी सही है कि संचित अभिलेख का पत्र क्या है, सूचनाएं होती हैं। मैंने बताया था ना कैसा होता है, इस प्रकार का एक संचित अभिलेख का पत्र होगा, उसमें यहाँ बच्चे की संबंधित सूचनाएं, फिर उसके स्कूल संबंधित सूचनाएं, परिवार संबंधित सूचनाएं। तो याद आ रहा होगा उस चीज़ का, आपको नहीं आ रहा याद, आना चाहिए था। एक बात दोबारा मैं आपको, जो मैं कल इसको आपको पढ़ा रहा था मूल्यांकन के टूल, तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए थे, याद आ रहा है, थोड़ा आपके दिमाग में चीज़ें बैठे। ये संचित अभिलेख का पत्र बताया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड बताया था ना, तो इसी को हम पढ़ा रहे हैं डिटेल में। ये तो खाली यहाँ पर 16 नंबर में उसके टूल पढ़ाए थे, सॉरी जो 16 नंबर का सवाल था टूल उसमें पढ़ाए थे एक प्रकार का। अब पूरा ये देख रहे इस चीज़ को। तो संचित अभिलेख का पत्र की आपने परिभाषा देखी, मुरे थॉमस के अनुसार उसकी परिभाषा देख रही कि संचित अभिलेख का पत्र में किसी छात्र के बारे में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। तो ये आपने समझ लिया है। अब संचित अभिलेख का जो पत्र है उसके आगे विशेषता आदि को देखना, हमको प्रकार देखेंगे। तो संचित अभिलेख का पत्र के प्रकार, तो संचित अभिलेख का पत्र प्रायः 3 प्रकार का होता है। तो कोई भी जो बच्चे से रिलेटेड जानकारी होती है स्कूल के पास, वो 3 प्रकार के कागज़ होते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है। पहला होता है एकल पत्र, दूसरा होता है पुस्तिका, और तीसरा होता है लिफाफा। एकल पत्र को सिंगल कार्ड, पुस्तिका को फाइल या बुकलेट कहते हैं, और तीसरा होता है इनवेलप। तो ये संचित अभिलेख का पत्र 3 प्रकार का ही होता है, एकल पत्र सिंगल कार्ड, दूसरा पुस्तिका फाइल, और तीसरा है लिफाफा या इनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एकल पत्र सिंगल कार्ड क्या होता है। पहला प्रकार है इसका, यह एक ऐसा संचित अभिलेख का पत्र होता है जिसमें एक ही पृष्ठ होता है और पृष्ठ कई भागों में बटा होता है, जिसे फोल्डर कहते हैं, और इस फोल्डर में छात्र से संबंधित जानकारी होती है। और इस प्रकार के संचित अभिलेख का पत्र में पृष्ठ के दोनों ओर लिखा जाता है।
तो ये पहला प्रकार है। एक पेज होगा, जैसे मान लीजिए कॉमन एक ही पेज है, अब उसी पेज में ऐसे बटा होता है पेज। यहाँ पर छात्र की संबंधित जानकारी, मान लिया छात्र की जानकारी, उसके परिवार संबंधी जानकारी, विद्यालय संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, एक ही पेज में ऐसे ऐसे कॉलम बने होते हैं। इन कॉलमों को फोल्डर कहा जाता है और दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक कार्ड होता है उसको एकल पत्र कहते हैं, सिंगल कार्ड कहते हैं। तो संचित अभिलेख पत्र का एक पहला प्रकार है, यानी एक सिंगल कागज होता है, उसमें छात्र की संबंधित जानकारी होती है। तो पहला प्रकार देखा आपने। दूसरा प्रकार पुस्तिका, फाइल या बुकलेट कहते हैं। यह एक ऐसा संचित अभिलेख पत्र होता है जिसका डिज़ाइन फाइल जैसा होता है। फाइल बनी होती है ना हमारी मोटी सी फाइल, तो फाइल जैसा होता है और फाइल के भीतर कई सारे पेज होते हैं और इन पेजों में छात्र से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं। प्रायः ये पृष्ठ विभिन्न रंगों के होते हैं ताकि रंगों के अनुसार जानकारी को लिखा या संचित किया जा सके। तो ये पुस्तिका में क्या कह रहा है, पुस्तिका समझ नहीं आ रहा है कि पुस्तक टाइप की होगी, तो उसी की बात कर रहा है कि यह एक संचित अभिलेख पत्र ऐसा है जिसका डिज़ाइन फाइल की तरह होता है और उस फाइल के भीतर बहुत सारे पन्ने होंगे। उन पन्नों में छात्र संबंधी जानकारी होगी। मान लें एक पेज है तो उसमें मान लें छात्र की जानकारी, दूसरा पेज उसके परिवार की जानकारी, तीसरा पेज स्कूल की जानकारी, चौथा पेज उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पाँचवा पेज उसकी उस पद से संबंधी जानकारी। तो ऐसे कई सारे पेज होते हैं और जो पृष्ठ होते हैं ना वो अलग अलग रंगों के होते हैं और उन पेजों में फिर जानकारी लिखी होती है। तो कुछ इस प्रकार के मैंने किताब बनाई है, एक किताब की तरह ही होता है, ठीक है। तो उस किताब के में बहुत सारे पेज होते हैं, तो इसको कहते हैं पुस्तिका या फाइल कहते हैं, ठीक है। तो फाइल से समझ आ रहा है कि ये फाइल सी मोटी सी बनी होगी और उसमें उसकी जानकारी होती है। तो ये दूसरा था संचित अभिलेख पत्र के प्रकार में। पहला आपने सिंगल कार्ड देखा, केवल एक ही पेज होता है, उसी पेज में ऐसे कॉलम बने होते हैं, उसको फोल्डर कहते हैं और उसमें जानकारी होती है। दूसरा देखा पुस्तिका है, एक पूरी फाइल टाइप की होती है, उस फाइल में बहुत सारे पेज लगे होते हैं अलग अलग रंगों के, तो उसको कहते हैं। तीसरा होता है उसको कहते हैं लिफाफा या इनवेलप कहते हैं। यह इनवेलप के आकार का संचित अभिलेख पत्र होता है जिसमें बाहर से छात्र की पहचान से संबंधित सूचना लिखी होती है और बाकी जानकारी पेज में लिखी होती है जो इनवेलप के अंदर होता है। तो कुछ इस प्रकार का होगा ये, ठीक है। एक इनवेलप टाइप का होगा, इस इनवेलप में यहाँ लिखा होगा इसका नाम क्या है, माना जो नाम है, कक्षा क्या है वो लिखा हुआ है और इस इनवेलप के भीतर कागज़ होता है, उस कागज़ में बच्चे की जानकारी होती है। तो इसको कहते हैं लिफाफा या इनवेलप, ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं। तो मुझे आसानी था कि भाई इनवेलप प्रकार का होगा, इस इनवेलप के बाद छात्र संबंधित जानकारी होगी, मतलब छात्र की जो संबंधी उसकी सूचना लिखी होगी ताकि पहचाना जा सके किसका कार्ड है, और फिर अंदर बाकी जानकारी होगी जो भी उसके माता पिता संबंधी जानकारी है, परिवार की जानकारी है, विद्यालय की जानकारी है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। तो इसको लिफाफा कहते हैं। लिफाफा जो शादी ब्याह में नहीं मिलता जिसमें 5-10 रुपये रखे होते हैं, तो उसी प्रकार का मैंने बना रखा है यहाँ पर चित्र में। तो मुझे पता लग रहा है कि जो संचित अभिलेख पत्र है उसको आपने समझा होगा कि संचित अभिलेख पत्र एक इस प्रकार का पत्र होता है जिसमें बालक के इतिहास और उसके स्थायी जीवन से संबंधित सूचनाएं होती हैं। मुख्यतः बालक के जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, विद्यालय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों का एक प्रकार का संग्रह ही संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। ये विद्यालय में सामान्यतः होता है, या तो किसी शिक्षक के पास होगा या कर्मचारी के पास होता है, और मुख्यतः विद्यालय के द्वारा ही इसका निर्माण भी किया जाता है। संचित अभिलेख पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल, दूसरा पुस्तिका और तीसरा इनवेलप। सिंगल में एक पेज में ही सारी की सारी जानकारियाँ होती है, उस पेज में कई सारे फोल्डर बने होते हैं, उसमें लिखा होता है। दूसरा पुस्तिका, पुस्तिका एक फ़ाइल के आकार का होता है जिसमें फ़ाइल में बहुत सारे पेज होते हैं, पेज अलग अलग रंग के होते हैं और उन पेजों में बच्चे की जानकारी होती है। तीसरा इनवेलप, इनवेलप प्रकार का होता है जिसमें बाहर से बच्चे की जानकारी होती है और उसके अंदर कागज़ में फिर अन्य जानकारियाँ लिखी होती है, तो उसको इनवेलप कहते हैं। तो ये संचित अभिलेख पत्र के प्रकारों को तुमने जाना, मुझे उम्मीद है कि समझ भी आया होगा, है ना। अब आगे देखेंगे संचित अभिलेख पत्र की विशेषता, प्रकृति, महत्व, जो भी आ जाए सबको लिख देना है। वैसे जब भी अगर ये सवाल आएगा आपके उसमें तो इसकी विशेषता को पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैंने विशेषता आगे लिखी है कि संचित अभिलेख पत्र की विशेषता बताइए, मतलब क्या खूबी होनी चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपका जो संचित अभिलेख पत्र होगा तो कैसा होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई अच्छा होना चाहिए, उसमें जो जानकारी हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, यही बातें होनी चाहिए,
तो ये उसकी विशेषता है। देखते हैं, एक संचित अभिलेखा पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए जिसे चार्ट के माध्यम से निरूपित किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो संचित अभिलेखा पत्र में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी विशेषता क्या है। तो पहला है सूचनाओं की वैधता, सूचना वैध होनी चाहिए उसके भीतर। दूसरा, सूचनाओं की विश्वसनीयता। तीसरा, सूचनाओं की व्यापकता। चौथा, स्थान की निश्चितता। पांचवा है तथ्यों की सरलता। छठवां है नवीन सूचनाओं का समावेश। सातवां है गोपनीयता। आठवां समय समय पर मूल्यांकन। नौवां है निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग। और 10वां है लचीलापन। ये 10 खूबियाँ होनी चाहिए किसी भी संचित अभिलेखा पत्र में। तो डिटेल में समझने की होती क्या है, क्या होनी चाहिए। तो पहला क्या है, सूचनाओं की वैधता। सूचनाओं की वैधता का मतलब सूचनाओं की सत्यता से है, अर्थात संचित अभिलेखा पत्र में जितनी भी सूचनाएं हैं उनका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए, वे सभी सत्य होनी चाहिए। तो जो भी संचित अभिलेखा पत्र में सूचनाएं हैं, बच्चे का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, उसका घर का पता क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, वो सब सत्य होनी चाहिए। ये नहीं कि मनगढ़ंत बातें हैं, मेरा नाम हरीश है, स्कूल में पता लग रहा है संचित अभिलेखा पत्र में नरेश लिखा है, तो क्या वो सच है नहीं है। तो यही है कि भाई सूचनाओं की वैधता होनी चाहिए, उसमें जो भी सूचनाएं आप लिखो वैलिड होनी चाहिए वो। तो पहली विशेषता देखिए कि सूचना वैलिड होनी चाहिए, सभी सूचनाएं उसमें सत्य होनी चाहिए, असत्य बातें नहीं लिखी होनी चाहिए, पहली। दूसरा, सूचनाओं की विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि उस पर भरोसा होना चाहिए जो सूचनाएं उसमें लिखी है। सूचनाओं की विश्वसनीयता, इस पत्र की सभी सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए, अर्थात सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिन पर विश्वास किया जा सके, न कि काल्पनिक और मनगढ़ंत होनी चाहिए। तो जो सूचनाएं हैं वो ऐसी हो उसके भीतर की सभी सूचनाओं पर हम विश्वास कर सके, मनगढ़ंत बातें नहीं लिखनी है। मान लिया कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, और जो बच्चा जो है स्कूल में कभी कभार मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, और टीचर ने वहाँ पर लिख दिया कि अरे मतलब उसका पसंदीदा स्टूडेंट है, कुछ भी है, तो उसने लिख दिया ये बच्चा तो बिल्कुल जो महीने में बिल्कुल 25 दिन, महीने में 35 दिन स्कूल आ जाता है फॉर एग्जांपल, या वर्ष के 364 दिन तो उसने लगा 390 दिन आ जाता है। तो आपने क्या विश्वसनीय सूचना लिखी, उसमें मनगढ़ंत बातें लिख दी आपने, काल्पनिक बातें लिख दी हैं। ऐसी सूचना लिखो जो बिल्कुल विश्वास कर सके जिस इंसान पर, मतलब उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड पर, ठीक है। तो पहला, सूचना सच होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी सूचना हो जिन पर आदमी विश्वास कर सकता है कि हाँ उसको देखकर पता लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तीसरा, सूचनाओं की व्यापकता। व्यापकता का मतलब कि सभी सूचना होनी चाहिए, बच्चे से संबंधित, स्कूल से संबंधित, परिवार से संबंधित, उसके अटेंडेंस से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी सभी सूचनाएं उसमें होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि इस पत्र में बच्चे से संबंधित सभी सूचनाएं होनी चाहिए, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय आदि सभी सूचनाएं हैं। ये नहीं कि केवल आपने बच्चे के नाम आदि ही लिख दिया उसमें, नहीं, सभी सूचनाओं का समावेश करो आप। अगला है निश्चित स्थान। संचित अभिलेखा पत्र हर समय उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए उसे रखने का एक निश्चित स्थान भी होना चाहिए, यानी एक फिक्स जगह होनी चाहिए जहाँ उसको रखा हो। ये ना पता लग रहा है कि कहीं फेंक दिया, जब उसकी ज़रूरत है उस समय मिल नहीं रहा, कहीं चूहे ने कुतर दिया उसको, तो उसका स्थान निश्चित होना चाहिए। अगला, तथ्यों की सरलता। संचित अभिलेखा पत्र में लिखी गई सूचनाएं सरल होनी चाहिए ताकि उसमें लिखी गई जानकारी को आसानी से पढ़ा और समझा जा सके, इसलिए जटिलता से बचना चाहिए। आसान भाषा में लिखा हो चीज़ों को, ताकि जो भी उसको पढ़े तो आसानी से समझ आ सके। जटिल नहीं बनाना, अपनी विद्वता नहीं दिखानी। यदि सरल भाषा में चीज़ों को समझाया जा सकता है, सरल भाषा में ही लिखना है उसको, ठीक है। तो ये कह रहा है नवीन सूचनाओं का समावेश। जैसे ही छात्र के बारे में कोई नई जानकारी मिलती है तो तुरंत उसको उसमें लिख देना चाहिए। तो जो भी आपके छात्र संबंधी कोई जानकारी मिली तो उसमें लिख दो, ताकि और व्यापक उसको हम अपडेट कर सके, नई सूचनाओं को समावेश कर सके। तो ये भी आपने देखा कि संचित अभिलेखा पत्र की ये भी विशेषता है। अगली विशेषता है गोपनीयता। संचित अभिलेखा पत्र में किसी बच्चे के अतीत, वर्तमान, जीवन की सूचनाएं संग्रहित होती है, इसलिए उसे हमेशा गोपनीय रखा जाना चाहिए, अन्यथा कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि जो भी संचित अभिलेखा पत्र है गोपनीय होना चाहिए। ये ना हो कि कोई भी उसको एक्सेस कर ले रहा है और बाद में पता लग रहा है दुरुपयोग कर रहा है, कि उसके अच्छा पूरी जानकारी ले ली और बाद में पिता को फ़ोन कर दिया, उसके बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इसलिए वो गोपनीय होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं रखना है उसको कि देखो हर कोई देख रहा है, नहीं, गोपनीय चीज़ है, केवल स्कूल ही उसके बारे में जान पा रहा है, तो गोपनीयता होनी चाहिए। समय समय पर मूल्यांकन।
इसका समय समय पर मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है ताकि उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सके और नई सूचनाओं को शामिल किया जा सके। तो समय समय पर उसको देखते रहना है, हर 1 महीने में, हर 15 दिन में एक बार की कुछ नई सूचना तो नहीं मिली बच्चे से संबंधित, उसमें डाल दो। ये नहीं कि एक बार बना दिया और 3 साल तक उसको देखा ही नहीं। तो मूल्यांकन भी करते रहो चीज़ों का। निर्माण में सभी अध्यापकों को सहयोग लेना है। जब भी आप उसको बनाते हो तो सबका सहयोग लो। ये नहीं कि केवल प्रिंसिपल साहब ही बना रहे हैं और वो प्रिंसिपल खुद नहीं जानता कि बच्चा कैसा है। तो भाई अध्यापकों को सहयोग लो ना, हिंदी पढ़ाने वाला, संस्कृत पढ़ाने वाला, सभी से पूछो कि भाई कैसा है बच्चा, क्या है, तो सबसे सहयोग लो। इस पत्र में छात्र के अतीत और वर्तमान जीवन की सभी जानकारी होती है। छात्र के सभी आयामों को व्यापक रूप से इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इसकी व्यापकता को देखते हुए ध्यान देना आवश्यक है कि इसके निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत व्यापक चीज़ है। तो उस व्यापकता को देखते हुए आवश्यक है कि भाई सब टीचरों से पूछो, सब टीचरों से जानकारी लो और तब जाके उसको बना लो। 10वां, लचीलापन। यह जटिल नहीं होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सके, अर्थात संचित अभिलेखा पत्र में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब वही फ्लेक्सिबिलिटी हो, आसानी से परिवर्तन किया जा सके, कुछ नई सूचना हो तो उसमें डाल सकें, पुरानी सूचना को हटा सकें, तो इस प्रकार उसमें लचीलापन होना चाहिए। तो ये संचित अभिलेखा पत्र की आपने विशेषता भी देखी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या विशेषता थी। सूचनाओं की वैधता, उसके भीतर जो भी सूचनाएं हैं वो वैध होनी चाहिए, वैलिड। सूचनाओं की विश्वसनीयता, विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। सूचनाओं की व्यापकता, बहुत व्यापक सूचना होनी चाहिए, सभी आयामों को डालो उसमें आप। स्थान की निश्चितता, एक विशेष स्थान पर रखो ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मिल जाए। तथ्यों की सरलता, सरल भाषा में लिखा हो, ये नहीं कि बहुत कठिन भाषा लिख रहा है, केवल जिसने लिखा वही समझ पा रहा है, भाई बाकी लोग भी समझे ऐसा लिखो। नवीन सूचनाओं का समावेश, जैसे ही बच्चे से संबंधित कोई नई सूचना मिली तुरंत उसमें अपडेट करो। गोपनीयता, उसको गोपनीय रखो क्योंकि उसमें बहुत अधिक जानकारी है, कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। समय समय मूल्यांकन, उसको महीने 15 दिन में देखते रहो कि भाई ठीक है, क्या है, कैसा है। निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग होना चाहिए क्योंकि बहुत व्यापक चीज़ है, तो सब अध्यापकों से सहयोग से उसको बनाओ। और लचीलापन होना चाहिए, यानी जब आवश्यकता पड़े तो हम उसमें परिवर्तन भी कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी उसके भीतर होनी चाहिए। अब होता कैसे है वास्तव में संचित अभिलेखा पत्र, कुछ ऐसा होता है। देखो एक और पॉइंट है गए थे, तथ्यों और सूचनाओं की दोहराव नहीं होना चाहिए। 11वां पॉइंट है, मैंने इधर लिखा नहीं था ये पॉइंट, इसको आप लिख लेना। हाँ 11वां पॉइंट इधर मैंने लिखा है, देखो तथ्यों और सूचनाओं को दोहराव नहीं। इस पत्र में एक सूचना और तथ्य का उल्लेख एक ही बार होना चाहिए, इसलिए इसके निर्माण में ध्यान देना आवश्यक है कि सूचनाओं का दोहराव नहीं होना चाहिए। ये भी पॉइंट अच्छा है कि जो संचित अभिलेखा पत्र है उसमें एक सूचना एक ही बार हो। ये ना हो कि मान लिया माता पिता का व्यवसाय आपने ऊपर लिख दिया, फिर नीचे और एक बार में लिखा कि ये है, घर का एड्रेस इधर लिख दिया और भी कहीं लिख दिया, बच्चे की जानकारी यहाँ लिखी और भी कहीं लिख दी। नहीं, अगर एक बार में उसका नाम कहीं लिखा तो एक ही बार नाम लिखो, बार बार वो चीज़ों को दोहराव मत करो, क्योंकि भारी भरकम थोड़ी बनाना है भाई। 1-2 पेज का होना चाहिए ताकि तुरंत उसको पढ़कर हम बच्चे का पता लगा सके। 10 पेजों में एक ही होगा तो फिर कब तक क्या होगा उसका, इतने सारे बच्चों को कब तक बनाएंगे, कब तक देखेंगे। इसलिए तथ्यों का दोहराव नहीं, रिपीटेशन नहीं करना चीज़ों का। तो ये भी हमने देख लिया, 11वां पॉइंट था, छूट गया तो मैंने समझा दिया। अब संचित अभिलेखा पत्र कुछ ऐसा होता है, समझ लो। ये अलग अलग पॉइंट बने होते हैं। पहले पॉइंट में छात्र संबंधित सूचनाएं मिलती होती हैं। छात्र का नाम क्या है, माना हरीश रावत है, जन्म तिथि क्या है, ये है, जन्म स्थान क्या है, वो है, लिंग क्या है, ये है, राष्ट्रीयता क्या है, ये है। तो मेरी जानकारी होंगी एक में। दूसरे में परिवार संबंधित जानकारी, पिता का नाम क्या है तो ये है, माता का नाम ये है, घर का पता क्या है ये है, परिवार का व्यवसाय क्या करते हैं, किसानी करते हैं, घर का मोबाइल नंबर ये है, स्कूल का विवरण, स्कूल का नाम क्या है ये है, स्कूल का पता ये है, दूरभाष नंबर क्या है, विद्यालय में उपस्थिति कितने दिन आता है, कैसे आता है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, स्वस्थ है, मानसिक रूप से कैसा है, बीमार रहता है कैसा है, विकलांग है, स्वस्थ है, दिव्यांग है, सह पाठ्य क्रियाओं में भाग लेता है, संगीत में भाग लेता है, नृत्य में भाग लेता है, खेलकूद में भाग लेता है। तो ये सभी जानकारी इस प्रकार की जानकारी होती है। ये है एक प्रकार से संचित अभिलेखा पत्र का नमूना लिखा है मैंने। देखो बनाना नहीं है, पेपर में बना भी सकते हैं वैसे तो, पर भाई इतना टाइम कहाँ आपको। तो इस प्रकार का ये है ताकि आपके दिमाग में बैठे चीज़ें। तो ये था संचित अभिलेखा पत्र क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये 16 नंबर का सवाल पूछता है। तो एक बार दोबारा देखते क्या है। संचित अभिलेखा पत्र क्या है, इसके प्रकार और विशेषता बतानी है। तो ये तो मुझे भी वैसे धीरे धीरे याद हो ही गया, मैंने उस टाइम ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन इतना कठिन थोड़ी है।
संचित अभिलेखा पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें बच्चे से संबंधित समस्त जानकारी होती है, ये इसे कहते हैं। इसके प्रकार 3 प्रकार के हमने देखे थे, वो सिंगल कार्ड, लिफाफा और पुस्तिका। और उसमें देखा था सिंगल कार्ड में एक ही कार्ड में जानकारी है, पुस्तिका जो फाइल थी उसमें बहुत सारी पन्नों में फाइल के अंदर जानकारी होती है, और लिफाफा इनवेलप में हमने देखा था कि 12 बच्चे की जानकारी है और अंदर एक पेज के अंदर उससे संबंधित अन्य जानकारियाँ हैं। विशेषता में देखी तो बहुत सारी है, व्यापकता होनी चाहिए, लचीला होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए, टीचर को सहयोग होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए। 10-12 पॉइंट तो मुझे वैसे याद हो गए, जबकि मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं इसको, तो बहुत आसान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद आया होगा। एक बार लेक्चर देखेंगे और 2 बार एक बार खुद ही इसको पढ़ लेंगे ना आप, तो दिमाग में छप जाएगा, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके थे, इस बारे में समझा दिया मैंने। तो ठीक है, ये भी हमने देख लिया, संचित अभिलेखा पत्र देख लिया। ठीक है मित्रों, भाई बहनों, पढ़ो और पढ़ के ये है संचित अभिलेखा पत्र। अब दूसरा हम देखेंगे प्रश्नावली का। प्रश्नावली ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगला सवाल है, वो है प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकार तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। याद आ रहा आपको? इसको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जो मैं टूल पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्नावली है, उसको हम 16 नंबर में पढ़ेंगे। ये वाला जो मैंने पढ़ाया था प्रश्नावली, ठीक है, तो यही अब हम 16 नंबर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ये एक प्रकार क्या है, मूल्यांकन का टूल ही है प्रश्नावली। संचित अभिलेखा पत्र भी वही था, बहुत और व्यापक पढ़ाया उस चीज़ को 16 नंबर के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। अंग्रेजी को ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चनियर होगा, हिंदी में प्रश्नावली। प्रश्नों की आवली, प्रश्नों की श्रृंखला, इसका अर्थ ही है जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे उसको प्रश्नावली कहेंगे। प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकार तथा विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। तो वही भाई क्या है प्रश्नावली, कौन कौन से प्रकार है और विशेषता। जैसे अभी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड देखा था, उसी प्रकार का ये भी है, उसकी भी 3 चीज़ें पूछी थी, इसमें भी वही पूछा है। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें बालक के विद्यालय जीवन, सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसका उत्तर छात्र को प्रायः हाँ या ना में देना होता है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या था, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में बच्चे की जानकारी थी। ये जानकारी नहीं है बच्चे की, ये सवाल है, बच्चे को उसका जवाब देना होता है इसमें। तो एक ऐसी जो प्रश्नावली है, एक प्रश्नों की सूची होती है और बच्चे से संबंधित ज़्यादा सवाल होते हैं, उसके जीवन से संबंधित, स्कूल से संबंधित, परिवार से संबंधित, घरेलू जीवन से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों को बच्चे को हाँ या ना में देना होता है। सामान्यतः और प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल ऐसे ही होते हैं हाँ या ना में जिसका उत्तर देना होता है, उसको प्रश्नावली कहते हैं, क्वेश्चनियर कहा जाता है। बोगार्ट्स के शब्दों में, एक महोदय है बोगार्ट्स, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका होती है। तो ये सिंपल से इन्होंने परिभाषा दी है, कभी याद रख सकते हो, वैसे याद होनी चाहिए ऐसी परिभाषा, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर के ऊपर। एक बार देख देगा ना तो उसको लगता है कि हाँ बच्चा वही लिख रहा है। तो प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका होती है। विभिन्न व्यक्तियों का मतलब वही छात्रों का मतलब है कि बहुत सारे छात्र हैं, उनको आपने पेपर दिया है, तालिका दी है, उसका उत्तर देगा हाँ या ना में सामान्यतः, तो उसको ही हम प्रश्नावली कहते हैं। तो प्रश्नावली समझ आई होगी, प्रश्नों की सूची है, बच्चे को दी गई है, उसको उत्तर देना है हाँ या ना में। कुछ ऐसी होती है प्रश्नावली, ठीक है, कई प्रकार की हो सकती है वैसे। जैसे ये है प्रश्नावली है, सवाल है, आपके पिता का नाम राम है, यस या नो, आपकी आयु 10 वर्ष है, हाँ या ना, आपके 4 भाई हैं, हाँ या ना। फिर ऐसी भी हो सकती है, भारत की राजधानी है, 4 विकल्प, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, देश के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी, योगी, राहुल, केजरीवाल। तो ये है, यहाँ पे तो यस नो में दे रहा है, एक को टिक करना है। सामान्यतः मैंने कहा हाँ या ना भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकती है। सामान्य समझ लो कि जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं बच्चे संबंधित, उसको प्रश्नावली कहते हैं। तो आइए समझिए क्वेश्चनियर क्या है, प्रश्नावली या क्वेश्चनियर, दोनों शब्द याद रखने हैं। अब प्रश्नावली के प्रकार देखने हैं। जैसे हमने संचित अभिलेखा पत्र के प्रकार देखे, प्रश्नावली के भी प्रकार देखते हैं। प्रश्नावली के प्रकारों को निम्न चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है। एक मिनट, क्वेश्चनियर के प्रकार, प्रश्नावली के प्रकारों को निम्न चार्ट से समझ सकते हैं। तो प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है,
संरचना की प्रकृति के आधार पर और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। संरचना की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचित प्रश्नावली और दूसरा होती है असंरचित प्रश्नावली। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार की होती है, प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित या असीमित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। जब इन चीज़ों को यहाँ पर समझा करो और जब आप कुछ काम करते हो ना, मान लीजिए आटा गूंद रहे हैं आप, ठीक है, रोटी बना रही है, तो उस समय याद दिमाग में लानी है कि जो प्रश्नावली मैंने पढ़ी थी उसके कितने प्रकार थे, संरचना की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार थे, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार थे। इस तरह दिमाग में उस समय याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को दिन में 10 बार देखना है, एक ही बार देखनी है वीडियो। केवल वीडियो का उद्देश्य चीज़ को समझना होता है, उससे तुम पेपर में लिख नहीं सकते हो। लिख तो तभी लोगे जब दिमाग में चीज़ें होंगी, और उसके लिए याद करनी है, चीज़ें समझनी है। यहाँ पर केवल समझो कि प्रश्नावली दो प्रकार की होती है, संरचना की प्रकृति के आधार पर और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। तो संरचना की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली। और प्रश्नों की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित, चित्रमय और मिश्रित। इनको समझ रहे हो ना। संरचना मतलब प्रश्नावली बन कैसे कैसे रही है और प्रश्नों की प्रकृति कैसे कैसी है, इन दो आधारों पर इसको बनाया जाता है। तो संरचित प्रश्नावली, असंरचित, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित, चित्रमय, मिश्रित। अगर इस तरह ना भी लिखेंगे, 6 पॉइंट भी लिख दोगे तो तब भी काम चलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ा बना बना के लिख देना तो ठीक लगेगा, पेज भरा भरा रहेगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें पहले से ही निर्धारित प्रश्नों की एक तालिका होती है और उसके सामने विकल्प होता है तथा उत्तरदाता को उन्हीं विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को संरचित प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है। तो संरचित प्रश्नावली क्या है कि एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें पहले से सवाल भी होते हैं और उत्तर भी उसी में होता है, लेकिन उत्तर में 4 विकल्प हैं या 2 विकल्प हैं, उनमें से आपको किसी एक को टिक करना है। इसको ही कहते हैं संरचित, जो पहले से ही रची रुचाई चीज़ है। समझो ना, संरचित मतलब बनी बुनी चीज़ है। तो बनी बुनी तो है ही, ये मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इसका। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा, इन 4 में से किसी एक को टिक करना है। तो बना बुना है ना, कल टिकी तो करना है। तो इसलिए नाम ही क्या है, संरचित, जो बना बुना हो, आपके पास रचा रुचा हो। तो ये संरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली है जिसमें जो प्रश्न होते हैं उनके सामने विकल्प भी हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को आपको टिक करना है, संचित प्रश्नावली कहते हैं। अब देखते हैं असंरचित क्या होती है। असंरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता। असंरचित जिसका निर्माण ही ना किया गया हो, बल्कि प्रश्नों में से उन विषयों और टॉपिकों का उल्लेख किया जाता है जिसके बारे में नहीं किया जाता, बल्कि प्रश्नों में उन विषयों और टॉपिकों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में उत्तरदाता को प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली को साक्षात्कार की तरह ही होती है। तो असंरचित प्रश्नावली में आपके सामने प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं और फिर उन टॉपिकों पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। और ये प्रश्नावली सामान्यतः साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में आपके सामने सवाल और 4 विकल्प थोड़ी होते हैं। इंटरव्यू में टॉपिक होता है कि भाई इससे मैं संबंधित सवाल पूछूंगा। तो यही असंरचित प्रश्नावली है। होती कैसी है, इस प्रकार की होती। देखो, मान लिया आपका मुझे प्रश्नावली बनानी है, तो जैसे टॉपिक है, विषय है, टॉपिक है, विषय 4 विषयों से संबंधित है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। अब हिंदी में क्या टॉपिक, तो समास और अलंकार पूछूंगा मैं। अंग्रेजी में क्या पूछूंगा, संज्ञा पूछूंगा। गणित में क्या पूछूंगा, पहाड़ी पूछूंगा। तो यहाँ पर मैंने सवाल बनाए नहीं है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि भाई इनसे संबंधित सवाल पूछूंगा, इनको तैयार करके आ जाना। तो इस प्रकार की प्रश्नावली असंरचित कहलाती है। संरचित में क्या था, सवाल बने बुने थे, आपको टिक करना था। यहाँ सवाल नहीं बने हैं, यहाँ केवल टॉपिक दिया है, विषय दिया है, उन विषयों से संबंधित, उन टॉपिक से संबंधित ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसको असंरचित कहते हैं। तो संरचित का मतलब आपने समझा, जो बना बुना है। असंरचित जो बना नहीं है, खाली टॉपिक आपके सामने, उस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। ये देख लिया आपने, किसके आधार पर, ये संरचना के आधार पर। अब प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर भी 4 प्रकार की होती है। तो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर पहला जो प्रकार है वो प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ ही होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही किसी एक को छांटना होता है।
ये जो प्रतिबंधित प्रश्नावली है वो संरचित की ही तरह ही है, ठीक है। ऐसे उत्तर होते हैं जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो, इन चारों में से किसी एक को छांटना है, तो इसे ही कहते हैं प्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब कि जो प्रश्न है उसके साथ ही उत्तर भी हैं, उनमें से किसी एक को छांटना आपको, तो प्रतिबंधित है, ठीक है। प्रतिबंधित और ये जो संरचित वाली लगभग एक जैसी मिलती जुलती है। अगला है अप्रतिबंधित या असीमित। अप्रतिबंधित प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्नों के साथ विकल्प नहीं होते, बल्कि कुछ लाइनें होती हैं और उन लाइनों में लिखकर उत्तरदाता को उत्तर देना होता है, अतः उत्तरदाता अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपके सामने विकल्प नहीं है उत्तर के, बल्कि आपको अपना उत्तर लिखना होता है। ये रहा जैसे समाज में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो आपके सामने 4 ऐसी इसने लाइन दे दी है, भाई इनमें अपना उत्तर लिख के दिखा दो आप। तो यहाँ पर आपको विकल्प मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा कि ऐसे 4-5, यहाँ पर लिख रहा है कि बता दो कुछ लिखकर, तो इसको कहते हैं अप्रतिबंधित। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वतंत्र है अपना उत्तर लिखने के लिए। तो इससे पहले सीमित थी, वहाँ पर 4 विकल्प थे, उसमें छांट के आपको उत्तर देना था। यहाँ पर इनका उत्तर आपको छांट के नहीं देना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप लिख देना यहाँ पर, इसलिए असीमित हो गई। तीसरी है चित्रमय प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर के स्थान पर चित्र होते हैं, ऐसी प्रश्नावली को चित्रमय प्रश्नावली कहते हैं। जैसे प्रश्न है एक त्रिभुज का आकार होता है और आपके नीचे देखो विकल्प में ऐसा दिया है, त्रिभुज टाइप का, चतुर्भुज टाइप का, ये गोला, तो इनमें से किसी एक को छांटो। यानी यहाँ उत्तर में कोई लिखा नहीं है, पिक्चर बनी हुई है, नाम क्या है, चित्रमय, चित्र होंगे उत्तर में, इसको छांटना होगा। तो ये भी बहुत आसान है, चित्र से समझ आएगा। चित्रमय जिसमें प्रश्न तो होंगे लेकिन उत्तर चित्रों के रूप में होगा, आकृतियों के रूप में होगा। मिश्रित प्रश्नावली, प्रायः प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित प्रश्नों से मिलकर जो प्रश्नावली बनाई जाती है उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें से नीचे विकल्प होंगे, टिक करना होगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको लिखना होगा। तो प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित इन दोनों प्रश्नों से मिलकर जो प्रश्नावली बनाई जाती है उसे ही मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे कर दिए 5, ये 6वां होगा इधर है ना, 5 तो हो गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी प्रश्नावली। नहीं आई, बिल्कुल बहुत आसान चीज़। प्रश्नावली क्या है भाई, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, जीके से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। बच्चे को सामान्यतः हाँ या ना में जवाब देना होता है, सामान्यतः, वैसे तो कई प्रकार की हो रही है। प्रश्नावली 2 प्रकार की है, संरचना की प्रकृति के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। संरचना की प्रकृति के आधार पर संरचित प्रश्न और असंरचित प्रश्न। संरचित जो पहले से ही बने बुने होते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके पीछे विकल्प होगा, बच्चे को उसको हाँ ना में जवाब देना होता है। असंरचित प्रश्नावली में बच्चे को टॉपिक दिया जाता है, हिंदी, गणित, इनसे हम सवाल पूछेंगे, तो वो वाला होता है। प्रतिबंधित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न भी होगा, साथ में उसका उत्तर भी होगा, विकल्प के रूप में आपको एक टिक करना होगा। अप्रतिबंधित ऐसी प्रश्नावली जिसमें सवाल तो होगा लेकिन उत्तर के स्थान पर लाइनें होंगी, आपको लिखना होगा, इसलिए अप्रतिबंधित। असीमित समझ रहे हो ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप लिखते रहो जो आपके मन में है। चित्रमय प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न होगा लेकिन उत्तर के स्थान पर चित्र बने होंगे, आकृति बनी होंगी, वो आपको छांटना है। और मिश्रित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, उसको मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। तो ये भी बहुत आसानी लग रहा है मुझे, मैंने भी इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं था लेकिन मुझे भी इतना बहुत कठिन तो लग नहीं रहा है, आसानी लग रहा है। अगर 1-2 बार जैसे कोई मतलब ये खुद ही कोई मुझे समझा दे एक बार इस चीज़ को, और उसके बाद में एक बार वीडियो देख लूँ और उसके बाद एक बार पढ़ लूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा मुझे माथा पीछे करनी पड़ेगी, आसान चीज़ है। अब देखते हैं, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्नावली की विशेषता। जो पूछे विशेषता, प्रकृति, महत्व, उपयोगिता सब लिख देना है उधर, ठीक है, जाके बस ध्यान वही रहे, ऊपर जो पूछा वही है। विशेषता पूछी तो विशेषता 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 लगना चाहिए ना टीचर को, हाँ विशेषता ही लिख रहा है। मतलब सामान्य सी बात है कि यदि आपके घर का कोई पता पूछे तो भले ही आप पूरे बुराड़ी का पता बता दो, कहीं का भी पता बता दो, लेकिन बार बार में आपका घर का ही आना चाहिए ना, हाँ तब को लगना चाहिए कि अपना ही बता रहा है। तो वही है, मतलब वही जो चीज़ पूछी जा रही है वही लिख देनी है आपको। बहरहाल अब देखते हैं प्रश्नावली की विशेषता। एक अच्छी प्रश्नावली निम्न विशेषता होती है। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया कि क्या क्या विशेषता होती है प्रश्नावली में। तो प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, कॉमन सी बात है, जो आप प्रश्नावली बनाएंगे तो उसमें स्पष्ट ही होने सा प्रश्न।
उद्देश्य प्राप्ति होनी चाहिए, जिन उद्देश्यों के लिए आप बच्चे को पूछ रहे हो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। सीमित प्रश्न होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न ना हो, ये नहीं कि 50 प्रश्न दे दिए। सरल एवं पठनीय भाषा होनी चाहिए, तो भाई ऐसे प्रश्न बनाओ जो भाषा पढ़ सके बच्चा। स्वच्छ एवं आकर्षक छपाई होनी चाहिए, जिस पन्ने में आप उसको लिख रहे हो, छाप रहे हो, अच्छा पन्ना हो, गुणवत्ता हो, स्याही अच्छी हो। स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, तो बिना निर्देशों के आप सवाल नहीं कर सकते। यदि आप बीएड एग्ज़ाम में गए और सबसे ऊपर निर्देश नहीं होगा कि पहला सवाल अनिवार्य है, बाकी यूनिट में से एक एक करना है, तो बिना निर्देश को पढ़े बिना क्या आप सवाल उत्तर लिख सकते हो? लिख तो सकते हो, लेकिन उत्तर ठीक होंगे नहीं, है ना। तो स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। मान लो निर्देश ठीक से दिख नहीं रहा है तो फिर क्या लिखोगे? हो सकता है फिर तुम पहला सवाल ही नहीं कर रहे हो और बाकी में यूनिट में से सबको एक एक नहीं दो दो ही कर दे रहे हो, तो फिर कैसे होगा? इसलिए निर्देश साफ साफ होना चाहिए। प्रश्नों का क्रमिक रूप होना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। पहले सरल प्रश्न दो, फिर कठिन प्रश्न दो। छात्र की मानसिक क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए प्रश्नावली। अगर पहली क्लास का छात्र है तो प्रश्नावली भी वैसी बनाओ, और 10वीं का तो उस प्रकार के बनाओ। ये नहीं कि 5वीं क्लास वाले को तुमने 10वीं लेवल के सवाल दे दिए, तो भाई उनकी क्षमता कैसी है उस आधार से बनाओ। रुचिकर होनी चाहिए प्रश्नावली, अच्छे सवाल पूछो, इंटरेस्ट है, ताकि बच्चा दिमाग खपाए, उसमें ध्यान लगाए। छात्रों के सभी पहलुओं से संबंधित होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल उसको पूछो उसमें। सुंदर भी होनी चाहिए, भाई बिना सुंदरता का संसार में कुछ नहीं होता। सुंदरता तो सबसे पहला आयाम होता है, पर लेकिन ये सबसे लास्ट में लिखना होता है। क्यों? क्योंकि बात वही है, हर कोई सुंदर होना चाहता है, लेकिन जब बात आती है सुंदरता तो हर कोई कहता है तो बस आँखों की वो है, मन का सुंदरता होती है, मन फन कुछ नहीं होता, कहने की बात होती है। और लास्ट में बेहतर प्रिंटिंग होनी चाहिए प्रश्नावली की। तो ये प्रश्नावली की हमने विशेषता देखी, अब एक एक करके समझते हैं। पहला, प्रश्नों की स्पष्टता। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्न तथा दिए गए विकल्प स्पष्ट होने चाहिए, ताकि छात्र को आसानी से समझ आ सके कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी आपने प्रश्न पूछा, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो साफ साफ दिखना चाहिए ना वो, तभी तो आप उत्तर दोगे। और पता लग रहा है खिचड़ी बनी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे उत्तर दोगे? तो स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है, प्रश्नों के माध्यम से उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। आप माने बच्चे से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते, तो आपने उस प्रकार की प्रश्नावली बनाई कि भाई क्या इसकी जानकारी मुझे मिल सकती है। तो जिन उद्देश्यों के लिए बनाई है उन उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए प्रश्नावली में। सीमित प्रश्न। एक बेहतर प्रश्नावली वही होती है जिसमें प्रश्नों की संख्या सीमित हो। अधिक व्यापक प्रश्नों वाली प्रश्नावली से निर्माण से बचना चाहिए। सीमित होनी चाहिए, मतलब 5, 6, 10, 12 सवाल हो, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होने चाहिए, ताकि उन सवालों का उत्तर हो। तो सीमित होनी चाहिए। सरल एवं पठनीय भाषा। किसी भी प्रश्नावली के निर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि भाषा पठनीय नहीं हो तो प्रश्नावली का निर्माण अर्थहीन होता है। इसलिए बेहतर प्रश्नावली वही है जिसकी भाषा सरल एवं पठनीय और सुबोध होनी चाहिए। सुबोध यानी जिसको समझा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके और सरल होनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा सरल सा पॉइंट है। सरल भाषा होनी चाहिए, बहुत कठिन भाषा ना हो। जो आज के दिन में जैसी भाषा है, जो बीएड की जो भाषा है, अंग्रेजी की भाषा बड़ी आसान सी है, और हिंदी की भाषा देखो कितनी कठिन है ना। अंग्रेजी का एक शब्द होता है, हिंदी में कुछ भी लिख देगा। तो भाषा की समस्या तो है ही आज के दिन में। अगला, स्पष्ट एवं आकर्षक छपाई होनी चाहिए। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न, उनके विकल्प और चित्र आदि स्पष्ट होने चाहिए, और उनकी छपाई आकर्षक होनी चाहिए। अच्छे अक्षरों में छपा हो, चित्र बहुत अच्छा बना हो, यानी कि खिचड़ी पिचड़ी पत्ती हो। अगला, स्पष्ट निर्देश। प्रश्नावली में सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से निर्देश दिए होने चाहिए, ताकि बच्चा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उत्तर दें। तो वही मैंने कहा, निर्देश होने चाहिए ना कि भाई कितने सवाल करने हैं, कैसे करने हैं, तो उन निर्देशों को पढ़े और उत्तर दे। अगला, प्रश्नों का क्रमिक रूप। एक अच्छी प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की क्रमिकता हो। सबसे पहले सरल प्रश्न हो, फिर मध्यम प्रकृति के, और फिर अंत में कठिन प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो सामान्यतः इसी प्रकार से पेपर बनाया जाता है। आपने देखा ही होगा, शुरुआत में सरल सरल सवाल होते हैं, फिर बहुत कठिन कठिन, और अंत में बहुत भारी भरकम। ये तो नहीं होगा कि पहला ही सवाल इतना भारी भरकम दिए कि बच्चा पीछे न जा पाए। तो इसे कहते हैं कि प्रश्नावली का क्रमिक रूप होना भी चाहिए। अगला, छात्रों की मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, कोई तीव्र बुद्धि, कोई सामान्य बुद्धि, तो कोई मंद बुद्धि। इसलिए प्रश्नावली भी छात्रों की मानसिक क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। जैसी उनकी मन की क्षमता है उस प्रकार की प्रश्नावली आपको बनानी है। ये नहीं देखना कि जो शिक्षक है वो कितना विद्वान है, मैं कैसा अच्छा बना रहा हूँ। नहीं, बच्चे को देखो, क्या इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे।
वैसे प्रश्न बनाओ। रुचिकर होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो छात्रों में उत्साह और उमंग पैदा करें ताकि प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें आनंद आए। इसलिए प्रश्नावली रुचिकर होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। छात्रों के सभी पहलुओं से संबंधित हो। प्रश्नावली छात्रों के सभी पहलुओं से संबंधित होनी चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी प्रकार के सवाल उसमें आप पूछो। अगला, प्रश्नावली सुंदर होनी चाहिए। प्रश्नावली सुंदर होनी चाहिए अर्थात प्रश्नावली के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाले कागज का, स्याही का प्रयोग होना चाहिए। तो सुंदर भी दिखे, ठीक लगे, जो बच्चे के हाथ में आए तो उसको लगे कि हाँ कुछ तो है यार। बेहतर प्रिंटिंग। प्रश्नावली का मुद्रण अच्छा होना चाहिए ताकि छात्रों को स्पष्ट रूप से प्रश्न समझ आए, इसलिए मुद्रण की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। कई बार आपने देखा हो जब प्रिंट आदि करवाते हैं कागज़ तो इतना काला हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि उसमें कागज़ का रंग काला है या उसमें जो लिखा है वो काला है, बहुत बेकार गुणवत्ता आती है। तो अगर कल्पना करो कि ऐसे ही आपका पेपर आया और बिल्कुल काला हो रखा है तो कैसा लगेगा आपको? बेकार लगेगा ना। तो यही है बेहतर प्रिंटिंग, मुद्रण कहते हैं। तो उसका मुद्रण अच्छा होना चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा। तो ये भी हमने समझ लिया है। तो मुझे उम्मीद है ये भी प्रश्नावली भी आपने समझी। जो प्रश्नावली है और इससे पहले जो हमने देखा था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, ये दोनों के दोनों समझ आए होंगे। प्रश्नावली क्या है तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जो बच्चे के जीवन से संबंधित या सामाजिक, पारिवारिक, स्कूली संबंधित सवाल उसमें बहुत सारे होते हैं, उसको प्रश्नावली कहते हैं। बोगार्ड्स के शब्दों में ये उसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। ये मैंने जस्ट नमूना आपको दिया था, बनाना नहीं है, आपकी समझ के लिए है। फिर मैंने प्रश्नावली के आपको प्रकार बता दिए। 2 प्रकार के हैं, 2 में से इधर 2 और इधर 4, कुल मिला के 6 हो गए थे। संरचित जिसमें प्रश्न होते हैं उसके विकल्प होता है, उसमें टिक करना होता है। असंरचित जिसमें कोई प्रश्न नहीं होता है, टॉपिक होता है, आपको उस पर टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रकार से इंटरव्यू की तरह होता है। प्रतिबंधित जिसमें प्रश्न होता है, पीछे विकल्प होता है, आपको चुनना होता है। अप्रतिबंधित जिसमें प्रश्न तो होता है लेकिन उत्तर के लिए लाइनें होती, उसमें लिखना होता है। चित्रमय प्रश्न होगा लेकिन उत्तर के स्थान पर आकृति होंगी, चित्र दिए होंगे। मिश्रित ऐसी जिसमें प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये हमने टॉप विशेषता पढ़ ली। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे, उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, सीमित प्रश्न होने चाहिए, सरल और भाषा पठनीय, अच्छी भाषा होनी चाहिए, स्वच्छ एवं आकर्षक छपाई हो, स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, प्रश्नों का क्रमिक रूप हो, पहले सरल फिर थोड़ा कठिन फिर और कठिन प्रश्न, छात्रों की मानसिक क्षमता, जिस प्रकार के छात्र है वैसा पूछो, रुचिकर होनी चाहिए, छात्रों के सभी पहलू संबंधित हो, सुंदर होनी चाहिए और अंत में प्रिंटिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, काली करोटी ना हो प्रिंटिंग। तो ये भी हमने समझ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आए होगी आपको। प्रश्नावली आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई है। तो ये भी आपको समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही होगी, जिससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि हाँ यार पेपर में कुछ आए तो कुछ तो लिख ही लूँगा। कहीं प्रश्नावली दिखे तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कान आएगी, चलो इसे तो कर ही लूँगा मैं या कर लूँगी जो भी। क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानोगे तभी लिख पाओगे। अब मान लिया जीवन में कभी ना सुनाओगे प्रश्नावली का नाम तो फिर क्या ही लिखोगे वहाँ पर। तो ये समझ लिया। अब हम एक अगला और टॉपिक देखेंगे। तो आइए अब हम तीसरा सवाल देखेंगे जो यूनिट 2 है उससे संबंधित ही है। ठीक है, दूसरी यूनिट। तो पहली यूनिट से हमने सवाल देखे थे, फिर दूसरी यूनिट से भी मैंने कई सारे आपको सवाल बता दिए। 6वां सवाल है। ठीक है, सरल सरल सवाल ही हैं, उसी संबंधित घुमा फिरा के एक चीज़ पूछ रहे हैं। तो कोई भी सवाल पूछे एग्ज़ाम में तो आप उसका उत्तर दे पाएँ। अब देखेंगे हम ये सवाल है, ये है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके निर्माण के विभिन्न चरणों की आपको व्याख्या करनी है। ये पिछले साल ही सवाल पूछा गया था, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। सबसे पहले देखो ये उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। देखो मैंने आपको शुरुआत में मूल्यांकन के टूल बताए थे, याद आ रहा आपको? बहुत सारे परीक्षण, परीक्षा, ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन और पता नहीं एक्सीडेंटल और बहुत सारे बताए थे, है ना। तो उनमें मैंने एक टूल बताया था आपको, ये वाला परीक्षण वाला, याद आ रहा आपको? एक तो होती है परीक्षा और एक होता है परीक्षण। परीक्षण को टेस्ट कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी का शब्द तो परीक्षण है, अंग्रेजी का टेस्ट है। तो टेस्ट में मैंने देखो आपको समझाया था टेस्ट क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो टेस्ट आदि लेते हैं उसको टेस्ट कहते हैं। तो जो टेस्ट मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है उपलब्धि परीक्षण, एक होता है निदानात्मक परीक्षण और एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। टेस्ट के प्रकार होते हैं। ठीक है,
उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुका है जिस चीज़ को, उस बारे में जब वो उसका आकलन कर रहा है तो उसको हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, यानी बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है उसका परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में होता है कि जो बच्चे ने नहीं समझ पाया उस चीज़ के बारे में पता लगाने को निदानात्मक कहते हैं। और उपचारात्मक का मतलब होता है कि उस चीज़ का फिर उपचार करना और सिखाने का प्रयास करेगा, तो वही उपचारात्मक कहलाता है। तो हम ये वाला जो सवाल है क्या है, उपलब्धि परीक्षण पर है, ठीक है। यानी ये वाला समझ लो ना, ये पहला वाला प्रकार पूछ रहा है। दिमाग में समझ आ रही है ना आपको। जो टेस्ट होते हैं, 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है अचीवमेंट टेस्ट, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरा होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ये तीसरा उपचारात्मक टेस्ट है, ठीक है। तो उसी पर हम पढ़ रहे हैं। यही सवाल ज़्यादातर पूछता है कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं और इसके निर्माण के बहुत सारे कौन कौन से चरण होते हैं, यानी किस किस तरह से कोई टेस्ट बनता है। सामने से मतलब अपने दिमाग में ये समझो कि एक टेस्ट जो है वो टेस्ट होता क्या है, जो हम गुरुजी हमसे टेस्ट आदि लेते हैं। और एक टेस्ट अगर गुरुजी को बनाना है तो भाई कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या चरण होंगे, वही पढ़ रहे हैं। देखते हैं उपलब्धि परीक्षण क्या है। सबसे पहले परिभाषा देखो, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रयोग किए गए ऐसे परीक्षण जिसके माध्यम से वह विभिन्न विषयों में छात्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल, उपलब्धि आदि का मापन करता है, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो क्या है, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रयोग किया गया ऐसा टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण जिसके माध्यम से वह अपने विषय में या किसी विभिन्न विषयों में छात्रों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे कौशल प्राप्त हुआ है, कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई है, इनका मापन करता है, उसको ही हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं या टेस्ट कहते हैं। सामान्य से मतलब है कि मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैं शिक्षक हूँ माना, और मैंने किसी बच्चे को हिंदी में समास पढ़ाए, तो बाद में मैंने एक टेस्ट ले लिया उनका कि बताओ भाई तुम्हें क्या क्या समझ आया। उसमें मैंने 10 सवाल दे दिए और बच्चों ने उसका टेस्ट दे दिया। तो यही है, मैंने उनका ज्ञान का परीक्षण किया ना, कि भाई जो मैंने पढ़ाया कितना वो सीख पाए हैं, उसको ही टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके निर्माण में एक शिक्षक को यह जानने में मदद मिलती है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा है, वह अपने कार्य में कितना सफल हो पाया, छात्रों ने कितना सीखा और उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो इसका मुख्य सा उद्देश्य निर्माण का यही है कि भाई जो बच्चे हैं वो कितना सीख पाए हैं। सामान्य सी बात है, मैंने आपको समास पढ़ाया, उसके बाद में जानने की कोशिश करूँगा ना कि आप समझ भी पाए, नहीं समझ पाए, आपके सामने कौन कौन सी समस्या आ रही है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मुख्य तो उद्देश्य यही है कि बच्चों के बारे में जाना जा सके। वास्तव में उपलब्धि परीक्षण छात्रों द्वारा अर्जित किए ज्ञान और कौशल से संबंधित होता है। यह परीक्षण शिक्षक को बताता है कि छात्रों ने कितना सीखा, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, शिक्षा के किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। तो वही कह रहे हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका क्या है, छात्रों द्वारा कितना अर्जित ज्ञान है, कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार की हमें ज़रूरत है, क्या सुधारने की आवश्यकता है, इन सब का जब हम एक प्रकार से आकलन करते हैं छात्रों को देखकर, तो उसे ही हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो ये टेस्ट आपने समझ आया कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो छात्र होते हैं उनके ज्ञान, कौशल आदि का आकलन जब किया जाता है, उसे एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। वो कितना सीख पाए हैं, निम्न उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। आगे भी इसमें लिखा है, तथा आगे बच्चे को किस प्रकार से किन विधियों से उप विधियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाना है, इसकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण के पता लग सकता है टीचर को कि भाई जो मैंने पढ़ाया है वो कैसा रहा, आगे भी इसी विधि से उप विधि से पढ़ाऊँ या कुछ चेंज करूँ, इसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों को निम्न चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। वैसे सवाल में प्रकार नहीं पूछे, लेकिन एक बार प्रकार भी बता देना, थोड़ा पेज भरा भरा रहेगा। तो जो अचीवमेंट टेस्ट होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मौखिक उपलब्धि परीक्षण, यानी जो हम टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट भी होता है। कई बार स्कूल आदि में टेस्ट ऐसा ही होता था कि शिक्षक ने एक एक करके बच्चे को उठाया और उसके बाद पूछने लग गया उस विषय पर, तो ओरल टेस्ट ले रहा है। लिखित टेस्ट भी होता है, इसको रिटन टेस्ट कहते हैं, इसको लिखित उपलब्धि परीक्षण कहेंगे, लिख के दिखाओ। और तीसरा प्रयोगात्मक भी होता है कि मान ली कोई चीज़ पढ़ाई टीचर ने और बाद में उसको प्रयोग करके बच्चों को आगे ऐसा प्रयोग करो, ये करो, अमीबा बनाओ, ये बनाओ, फलाना ढिमकाना, तो ये भी हो गया, तीसरा हो गया। अब जो ये लिखित उपलब्धि परीक्षण होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझते हो ना,
जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव प्रकार का पेपर है, मतलब जिसमें आपको लिखना है अपने मन से। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें टिक मारना होता है, भारत की राजधानी क्या है, 4 विकल्पों में से आपने एक विकल्प टिक कर दिया, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो टेस्ट दोनों प्रकार का हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो लिखित जो उपलब्धि परीक्षण है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण हमको जानने हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। तो उपलब्धि परीक्षण एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, उनके ज्ञान कौशल आदि का आकलन करना चाहता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो कितना प्रभावी रहा है, वो तो सब उपलब्धि परीक्षण ही है। उपलब्धि परीक्षण आपको मूल्यांकन ने आकलन की तरह लग रहा होगा, तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि भाई मूल्यांकन का ही तो एक उपकरण है, एक टूल है ये उपलब्धि परीक्षण, है ना। हाँ, तो वही पढ़ा रहा हूँ जी। ये कहाँ गया, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए। हमने जो मूल्यांकन पढ़ा था उसके टूल पढ़े थे ना, और टूल में इतने सारे टूल आए थे, हमने इनमें से 2 टूल को मैं पहले मैंने पढ़ाया आपको। ये प्रश्नावली पढ़ा दी, ये भी तो एक टूल था, और इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया संचित अभिलेखा पढ़ाई, ये भी एक टूल था। तो एक प्रकार से अब हम तीसरा टूल पढ़ रहे हैं, कहाँ गई वो, ये वाला परीक्षण पढ़ रहे हैं। इन्हीं टूल, मैंने कहा नहीं बहुत महत्वपूर्ण है टूल, ये टूल से कुछ भी सवाल हो सकता है, कभी पूरा पूछ दे, पूछ लेना, 4 नंबर में पूछता है, 16 नंबर पूछता है, तो इसी का ही है। तो यही तीसरा टूल पढ़ रहे हैं एक प्रकार से हम, है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो हमने देख ला, तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के अब हम चरणों को देखेंगे। एक बार दोबारा मैं यहाँ तक रिवाइज करा दूँ, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप, होना भी नहीं चाहिए। दिमाग में सब चीज़ रखनी है कि अभी तक जो इस लेक्चर में मैंने तीनों चीज़ें आपको पढ़ाई है, वो सब के सब एक प्रकार से मूल्यांकन के टूल ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको। वहाँ पर मैंने जो मूल्यांकन टूल में, वो तो खाली एक पेपर के लिए पढ़ा है कि भाई किस प्रकार 16 नंबर का आए तो सब लिख देने 15-16 टूल। अब यहाँ पर एक प्रत्येक टूल को पढ़ा रहा हूँ मैं, हो सकता है ना कभी एक पर्टिकुलर टूल से पूछ ले, तो 2 टूल मैंने पढ़ा दिए, एक तीसरा टूल पढ़ा रहा हूँ मैं, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक बच्चों का मूल्यांकन करने का तरीका होता है शिक्षक के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण 3 प्रकार का होता है, मौखिक भी हो सकता है, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, और प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। जो लिखित टेस्ट होते हैं 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये वाला आपने यहाँ तक देखा। अब हम देखते हैं उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण। निर्माण के चरण का मतलब है कि किन किन चरणों से जब एक शिक्षक उपलब्धि परीक्षण बनाएगा तो किन किन चरणों से गुजरेगा, कौन कौन से सोपान होंगे। मान लिया आपको अपने ऊपर छत पे जाना है, तो कैसे कैसे जाओगे, पहले तो गैलरी में जाओगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, पहली दूसरी सीढ़ी, फिर ऊपर छत में, इस तरह से चढ़ते हो ना। तो यही है कि जब एक उपलब्धि परीक्षण बनाता है तो किन किन वो, मतलब कौन कौन से सोपानों को चढ़ता है या किन किन पदों को चढ़ता चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले योजना का निर्माण। शिक्षक योजना बनाता है कि भाई मुझे बच्चों का टेस्ट लेना है, मैं कब लूँगा, किस तारीख को लूँगा, सुबह लूँगा, शाम लूँगा। तो सबसे पहले तो योजना बनाएगा टेस्ट लेने की। दूसरा, विषय वस्तु का चयन करेगा कि भाई मुझे किस विषय में, किस टॉपिक का टेस्ट लेना है, हिंदी में क्या लूँ मैं, तो उसका चयन करेगा। तीसरा, उद्देश्य का चयन करेगा, किन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे बच्चे का टेस्ट लेना है, भावात्मक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, किन उद्देश्यों की प्राप्ति चाहता हूँ। प्रश्नों का विभाजन करेगा कि भाई किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, सब्जेक्टिव कितने होंगे। फिर ब्लूप्रिंट का निर्माण करेगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों की एक सारणी ही ब्लूप्रिंट कहलाती हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, पिछले साल के भी, जो इससे पहले मैंने टेस्ट में पूछे वो भी, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट का एक मतलब होता है प्रश्नों का एक प्रकार से मैप है वो, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट का निर्माण करता है। फिर प्रश्नों की रचना करेगा, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर भी देखेगा कि अच्छा इस ब्लूप्रिंट में मान लिया 100 सवाल है, तो उसमें मैं छांटूंगा कि अच्छा पिछले साल ये सवाल पूछा गया था, चलो इसको नहीं पूछूंगा, इस बार दूसरा पूछ लेता हूँ। तो उस ब्लूप्रिंट से ही वो फिर प्रश्नों की रचना करेगा। अंत में एक बार पुनः निरीक्षण करेगा, एक बार पेपर को पूरा देखेगा कि हाँ जो मैंने सवाल किए हैं अच्छे हैं, कोई गलती तो नहीं रह गई, और फिर अंत में उसका मुद्रण करा देगा, प्रिंट करा देगा, और इस तरह फिर बच्चों को टेस्ट के लिए वो दिया जाएगा। तो ये इन चरणों से कोई टीचर गुजरता है जब एक अचीवमेंट टेस्ट का वो निर्माण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले योजना का निर्माण करना। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट के लिए एक शिक्षक सबसे पहले योजना बनाता है, जिसमें वह सुनिश्चित करता है कि किन छात्रों का टेस्ट लेना है, किस प्रकार का टेस्ट लेना है, परीक्षा कब लेनी है,
किन उपलब्धियों का मापन करना है आदि उपलब्धि परीक्षण निर्माण का यह पहला चरण होता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकार से योजना बनाता है कि भाई मुझे कब टेस्ट लेना है, किस विषय का लूँ मैं, विषय नहीं लेगा यहाँ पर, वो खाली ये कि भाई कब लूँगा, कौन कौन छात्र का लेना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कक्षा में कुछ छात्र हैं जो ठीक ठाक हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धि के, तो शिक्षक सोचता है कि चलो जो कम बुद्धि वाले हैं एक बार इनसे कुछ सवाल आदि पूछ लेता हूँ मैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ बच्चों से ही सवाल आदि पूछता है, तो इसी बात को पूरी योजना बनाता है दिमाग के अंदर। ये जो योजना बन रही है उसके दिमाग में बन रही है, ठीक है, कि अच्छा मुझे ऐसा कुछ करना है। तो पहला सबसे पहले योजना का निर्माण, और कोई भी काम हो ना उसमें सबसे पहले योजना ही होती है, बिना योजना के कुछ काम नहीं होता। तो सबसे पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। दूसरा, विषय वस्तु का चयन। इस चरण में एक शिक्षक यह निर्धारित करता है कि किन विषयों का टेस्ट लेना है और उन विषयों में कौन सा टॉपिक होगा। अतः इस चरण में एक शिक्षक द्वारा टॉपिक का निर्धारण किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ योजना बनाए कि भाई मुझे टेस्ट लेना है, कब लूँगा, क्या लूँगा। अब निर्धारण कर रहा है कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक में लेना है। मान लिया इतिहास भी है, तो इतिहास भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। एक इतिहास में क्या क्या पढ़ाना है मुझे, उसको मध्यकाल में, आधुनिक काल में, वर्तमान काल में। मध्यकाल में भी किसको पढ़ाऊँ मैं, क्या मुगलों को पढ़ाऊँ, क्या शाहजहाँ को पढ़ी, मुगलों में भी किसको, औरंगजेब को पढ़ाना है, शाहजहाँ को पढ़ाना है और अकबर को पढ़ाना है, या किससे। तो बहुत व्यापकता होती है, तो उसमें टॉपिक का निर्धारण करता है कि ये मुझे लेना है। अब अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में भी बहुत व्यापकता होती है, भाई क्या पढ़ाना है अंग्रेजी में, ग्रामर पढ़ाना है, कोई पाठ पढ़ाना है क्या। तो इस प्रकार टॉपिक का चयन करता है। तीसरा, उद्देश्यों का चयन। इस चरण में एक शिक्षक उद्देश्यों का चयन करता है कि छात्रों के किन उद्देश्यों का उसे टेस्ट लेना है, अथवा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों में से वह किन उद्देश्यों की जांच करना चाहता है, और उद्देश्यों में भी सभी उद्देश्यों की या फिर किसी एक उद्देश्य की। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। तो फिर अंत में वो एक उद्देश्य का चयन करता है कि अच्छा मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद अच्छे इन उद्देश्य को मुझे प्राप्ति करनी है। ज्ञानात्मक पक्ष को ज़्यादा बल देना है, भावात्मक पक्ष में ज़्यादा बल देना है, या क्रिया एक्टिविटीज़ करवानी है उसके माध्यम से। तो क्या करवाना है उसका ये निर्धारण करता है। समझ आ रहा है ना, पहले योजना बना लो, फिर विषय वस्तु को चयन कर लो, और उसके बाद फिर उद्देश्यों का चयन कर लो। तो 3 चरण हुए। चौथा चरण होता है प्रश्नों का विभाजन। प्रश्नों का विभाजन से मतलब ही होता है कि भाई कितने प्रश्न कहाँ से पूछेगा, एक प्रश्न के कितने अंक होंगे। मान लिया अगर बड़ा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, तो मान लिया 5 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, मान लिया 1 नंबर का है, तो इसका चयन करता है। इस चरण में एक शिक्षक 2 बातों का ध्यान रखता है। पहला कि परीक्षण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे कितने होंगे, सब्जेक्टिव सवाल कितने होंगे, यानी व्यक्तिनिष्ठ सवाल कितने, सब्जेक्टिव सवाल कितने, तथा दूसरा कि किन प्रश्नों के लिए कितने अंक होंगे, व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे, और कुल मिलाकर कितने अंकों का टेस्ट होगा, इन सब का निर्धारण भी करता है। ठीक है, तो मान लें एक शिक्षक ने कहा कि चल मुझे यार 40 नंबर का पेपर लेना है। अब 40 नंबर में वो कितने सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, कितने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, एक सब्जेक्टिव सवाल के लिए कितने अंक का होगा, एक ऑब्जेक्टिव सवाल कितने मार्क का होगा, इन सब का यहाँ पर चयन करता है। इसलिए इसको प्रश्नों का विभाजन का ये चौथा चरण होता है। तो आए समझिए, प्रश्नों का विभाजन करेगा भाई, कितने कितने सवाल पूछने हैं, कितने मार्क के होंगे, इसका विभाजन यहाँ पर करता है। तो ये भी आसानी पॉइंट था, समझ लिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट था हमारा 5वां, ब्लूप्रिंट का निर्माण करवाना। यानी उपलब्धि परीक्षण में जो हम देख रहे हैं भाई कौन कौन से चरण होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। तो ब्लूप्रिंट, देखो ब्लूप्रिंट का सामान्य से मतलब होता है कि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं ना, उन प्रश्नों की एक बहुत बड़ी कुंजी होती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का निर्माण शिक्षक ही करता है। मतलब शिक्षक ने जैसे पिछली बार कोई टेस्ट लिया है तो उसने वो सारे के सारे प्रश्न वहाँ दिए, अगली बार टेस्ट ले ले तो उसको भी रख दिया। तो बहुत सारे प्रश्नों की एक प्रकार से सारणी होती है, उसको ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक प्रकार से मैप समझ लो जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो शिक्षक उसका हमेशा निर्माण करता है और उसको देखता रहता है कि भाई मैंने पिछली बार क्या सवाल पूछे थे, अब किस प्रकार के सवाल पूछ रहा हूँ। उस ब्लूप्रिंट में सवाल के पीछे अंक भी दिया होता है कि कितने अंक का सवाल था, कैसा था। तो इसको ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसका निर्माण किया जाता है 5वें चरण में। तो ब्लूप्रिंट एक प्रकार की सारणी या मैप होता है जिसमें विभिन्न प्रश्नों और उनके अंकों का ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न होंगे, साथ में उनके अंक होते हैं। इससे पहले पूछे गए प्रश्न भी होते हैं, यानी जो गुरुजी टेस्ट ले रहा है पहले भी कभी लिया होगा तो वो भी सारे के सारे प्रश्न भी उसमें होते हैं, जिनको देखकर एक शिक्षक आकलन करता है कि अब कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए तथा वह ब्लूप्रिंट भविष्य में भी काम आता है
जब टेस्ट लिया जाता है। इसलिए उपलब्धि परीक्षण हेतु ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का सामान्य सा मतलब है प्रश्नों का एक मैप है। देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं उसमें। जैसे मार्च में मान लिया गुरुजी ने टेस्ट लिया सन 2021 में, तो ये सवाल पूछे। फिर माना उसने अप्रैल में भी लिया था, तो उसमें कौन कौन सवाल पूछे थे। मई में भी लिया था, तो कौन कौन सवाल थे। जून में तो कौन कौन सवाल थे। अब मान लिया मुझे जुलाई सन 2021 में, ठीक है, तो जुलाई सन 2021 में मुझे एक टेस्ट लेना है बच्चों का। तो ये ब्लूप्रिंट को देखूंगा मैं कि अच्छा मैं इस बार ये सवाल बनाऊंगा, पिछली बार मैंने ये सवाल पूछे थे, ये सवाल पूछे थे। तो इस प्रकार की पूरी सारणी बनती है ना, इसको ही ब्लूप्रिंट कहते हैं, एक मैप है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण के चरणों में हमने कई सारे चरण देख लिए, जो लगातार सीक्वेंस में देख रहे हैं कि इस बार योजना बन रही है, पाठ्यक्रम में प्रश्नों का विभाजन हो रहा है, ब्लूप्रिंट का निर्माण हो रहा है। अब अगला देखते हैं, ब्लूप्रिंट के बाद प्रश्नों की रचना करना। देखो जो ब्लूप्रिंट है ना, ये 4 नंबर में सवाल पूछ सकता है। इसकी थोड़ी परिभाषा याद से रख लेना कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। कभी 4 नंबर में सवाल आते हैं ब्लूप्रिंट, तो उसको लिखना है कि इस प्रकार होता है, पूरा लिख देना। उपलब्धि परीक्षण का एक चरण होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसके आधार पर एक शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करता है, ये वो। और इस तरह थोड़ा बनाना नहीं है वाला, तो आपके समझ के लिए है, लिख देना इसको एक पेज के अंदर 4 नंबर में पूछे तो। अगला चरण देखते हैं, प्रश्नों की रचना करना। अब शिक्षक प्रश्न बनाएगा। अभी तक तो ब्लूप्रिंट में देख रहा था, अब उस ब्लूप्रिंट के आधार पर देखेगा कि अच्छा पिछले साल मैंने सवाल पूछे थे या पिछले महीने पूछे थे, अब इस प्रकार का अलग सवाल पूछता हूँ। अब यहाँ रचना करता हूँ। ठीक है, तो इस चरण में एक शिक्षक ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों का चयन करता है कि कौन से प्रश्न टेस्ट के दौरान छात्रों को देने हैं और कितने अंक का प्रश्न उसको देना है। तो ब्लूप्रिंट बन गया। अब ब्लूप्रिंट के आधार पर देगा कि अच्छा पहले ये सवाल थे, चलो आज मैं नया सवाल देता हूँ। पहले इस प्रकार का सवाल 4 नंबर में था, चलो अब इसको मैं 1 नंबर का देता हूँ। तो ब्लूप्रिंट की सहायता से उसको पता लगता है कि हाँ मुझे ये सवाल देने चाहिए, ऐसा सवाल दे चुका हूँ, इस प्रकार का सवाल है। तो एक प्रकार का मैप है वो आपके लिए। ठीक है, शिक्षक के लिए, आप भी शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए भी मैप भी बनेगा वो। तो आपने समझ लिया, प्रश्नों की रचना करेगा। अब वो फाइनल सवाल सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई मुझे पेपर में ये सवाल देने हैं। अगला पॉइंट होता है, चरण है 7वां, पुनः विश्लेषण। अब पुनः विश्लेषण में एक बार दोबारा उन सवालों को देख लेगा कि सवाल ठीक है, कहीं त्रुटि तो नहीं है, कहीं जोड़ने में कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई सवाल रिपीट तो नहीं हो गया। एक बार पुनः उसको देख लेगा। इस चरण में उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करना होता है जिसको टेस्ट के दौरान छात्रों को देना है। इस चरण में शिक्षक देखता है कि कोई गलती तो नहीं रह गई है या कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि प्रिंट निकालने से पहले एक बार देखना आवश्यक है, इसलिए यह चरण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। तो बिल्कुल जब हम कोई काम करते तो एक बार अंत में उसको दोबारा एक बार रिवीजन कर देते ना कि भाई कुछ गलती तो नहीं रह गई है, क्योंकि उसके बाद तो सीधे सीधे आपको प्रिंट के लिए दे देना, उसके बाद आप सुधार नहीं सकते उन चीज़ों को। तो अंत में एक बार पुनः विश्लेषण करता है चीज़ का। और अंतिम चरण है मुद्रण या प्रिंटिंग। अंत में शिक्षक प्रश्नों को प्रिंटिंग कार्यालय में प्रिंटिंग के लिए भेज देता है और उसके बाद निर्धारित तिथि और समय पर उन्हें छात्रों को दे दिया जाता है। तो फिर प्रिंट करवा दिए जाते हैं और फिर बच्चों को कह दिया जाता है कि हाँ भाई उस सोमवार को सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होगा, इस विषय का वो टेस्ट देना है। तो ये आपने उसके चरण देख लिए, ये अंतिम चरण था। तो आपने काफ़ी महत्वपूर्ण है ये उपलब्धि परीक्षण और इसके चरण। तो सारे चरण देख लिए। सबसे पहले योजना का निर्माण करेगा कि भाई किस प्रकार का मुझे कब टेस्ट लूँ, क्या लूँ। फिर विषय वस्तु का चयन कि मुझे किस विषय में कौन सा टॉपिक चुनना है। उद्देश्यों का चयन, किन उद्देश्यों का चयन करना है, योगात्मक, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक। प्रश्नों का विभाजन, कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, उनके कितने अंक होंगे। ब्लूप्रिंट का निर्माण करेगा। उसके बाद प्रश्नों की रचना करेगा उस ब्लूप्रिंट के आधार पर। फिर एक बार लास्ट में देख लेगा और अंत में फिर उसको प्रिंटिंग के लिए दे देगा और फिर जिस तिथि को निर्धारण किया गया उस दिन पेपर ले लेगा, बच्चों का टेस्ट ले लेगा। सामान्य सी बात है। तो फिर अब इसका एक देखो ऐसा होता है सामान्यतः जो है उपलब्धि परीक्षण, ये नमूना है, पेपर में बनाना नहीं है। लेकिन कभी मान लिया ऐसा कुछ हो जाए, पेपर पेज भरना हो, मान लिया आपसे 4 पेज में लिखा जा रहा है और आपको लगता है कि यार एक बना दो थोड़ा, तो ऐसा होता है। ठीक है, पेपर मतलब पेपर तो आपने देखा ही होगा। ऊपर समय 3 घंटा, माने 3 घंटे का होगा। कक्षा 9 है, विषय सामाजिक विज्ञान है और प्रकरण भारतीय नदियां है। मतलब विषय है और उसमें टॉपिक क्या है, भारतीय नदियां है। पूर्णांक माने 43 नंबर का पेपर लेना है शिक्षक को। फिर निर्देश देगा उसमें। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड ग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तो जो खंड क का पहला प्रश्न है, गंगा नदी की व्याख्या करनी है, तो लिखो उसमें आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, नदियों के प्रदूषण की समस्या क्या है वो बतानी है। तो ये लंबे सवाल होंगे मतलब। फिर खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे सवाल एक एक मतलब जो एक एक पेज में लिखने होंगे।
नदी प्रदूषण का अर्थ बताओ, नदियों का महत्व बताइए, नदियों के प्रकार बताइए, तो ये लिखने हैं। फिर खंड ग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये तो सब्जेक्टिव थे, व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न थे। अभी वस्तुनिष्ठ में भारत की सबसे लंबी नदी है, तो एक लाइन में गंगा नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से निकलती है वो लिख दो। दिल्ली किस नदी के निकट बसा है, वो लिख दो। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, तो ये लिख दो। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, कि ऐसा होगा जो आपका उपलब्धि परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, एक प्रकार का पेपर जो लिया जाता है। और ये टोटल 43 मार्क्स का है, जो मैंने जोड़ रखे मार्क्स ये है। तो इस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण भी आपने देखा क्या होता है, उसके चरण भी देख लिए और एक नमूना भी देख लिया कि होता कैसा है। अब ये है जो नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन मे भी कभी पूछ ले कि उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है, क्यों बना रहे हैं। ऐसे यहाँ तक पूछा नहीं गया सवाल, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत आपके पॉइंट होनी चाहिए। तो उपलब्धि परीक्षण हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, तो 2-4 पॉइंट याद कर लेना, वैसे दिमाग में होने चाहिए। नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है मैंने, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार। तो पहला है छात्र के मूल्यांकन में सहायक है। तो उपलब्धि परीक्षण क्यों बना रहे हैं, अगर आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, दिमाग में सोचो क्यों लेते हैं, तो भाई मूल्यांकन में सहायक है, मूल्यांकन करना बच्चों का। छात्रों की समस्याओं को हल करने में भी सहायक है, कि मैंने उपलब्धि परीक्षण में प्रश्न दिए और बाद में मुझे पता लगा कि यार अधिकांश बच्चे तो उसका उत्तर ही नहीं कर पा रहे, समस्या आ रही है उनको, तो इससे भी मैं उनका निदान करूँगा, फिर उस क्लास में उसको पढ़ाऊँगा चीज़ों को। परामर्श देने में सहायक है, बच्चों को परामर्श दूंगा कि भाई जो तुमने किया था इस तरह से करना था, ठीक नहीं किया था, ऐसे डायग्राम बनाने थे वो, तो मार्गदर्शन करूंगा, दिशा निर्देश दूंगा। शिक्षण पद्धति में सुधार हेतु भी सहायक है, कि शिक्षक को इससे पता लगेगा ना कि जो मैंने पढ़ाया था बच्चे ठीक से उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे नई विधि से पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, खेल खेल से सिखाना है, ना कि रटवाना है, तो इसके लिए भी सहायक होगा। अगला है अभिभावक को परामर्श देने में सहायक होगा, कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही हम उनके जो पेरेंट्स आदि हैं उनको बता सकते हैं कि भाई जो आपका बच्चा है वो इस विषय में कमज़ोर है, गणित का ये टॉपिक ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसका ट्यूशन लगाओ, उसको ठीक से समझाओ, घर पे खेल कूद मत करवाओ, उधम मचवाओ या कुछ करो। छात्रों के वर्गीकरण में चयन में भी सहायक होगा, इसके आधार पर उपलब्धि परीक्षण के आधार पर पता लगेगा ना कि जैसे मान लें 50 बच्चे कक्षा में हैं, तो उसमें 10 बच्चे जिन्होंने सारा पेपर कर दिया, उसमें से 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 50% ही किया, और बाकी ऐसे गधे हैं जो 5-5 सवाल भी नहीं कर पाए हैं। तो इससे भी पता लगेगा ना कि हाँ कुछ चंड बच्चे भी हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के हैं, और बाकी हम जैसे गोबर गणेश भी हैं, तो इससे वर्गीकरण का पता भी लगेगा। अंत में है उच्च कक्षा आदि में दाखिले में भी सहायक होगा, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही लास्ट में फिर अंतिम वर्ष के अंत में उनका हम मूल्यांकन करेंगे और फिर पेपर लेंगे, तो उससे भी हम आगे कक्षा में भेजेंगे। और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सहायक होगा, और प्रमाण पत्र निर्माण में भी सहायक है, इसके आधार पर ही जो भविष्य में फिर अगली बार हम उनका पेपर आदि लेते सालाना, तो उसमें फिर प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो जो उपलब्धि परीक्षण क्यों सहायक है, ये सामान्य से मतलब है जो हमने अभी तक मूल्यांकन पढ़ा था ना, आकलन या मूल्यांकन, तो जो भी पढ़ा था उसके पॉइंट यहाँ भी मैच कर रहे हैं। मूल्यांकन है, आकलन है, उपलब्धि परीक्षण है, इन सब के पॉइंट आपस में मैच करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब एक जैसा ही तो है। भाई मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सबसे बड़ी चीज़ है मूल्यांकन, उससे छोटी चीज़ है आकलन, और आकलन के तहत असेसमेंट, जो मूल्यांकन है ये मूल्यांकन का ही तो टॉपिक है, एक प्रकार का ये उपलब्धि परीक्षण है ना। याद आ रहा नहीं आ रहा है, मैंने उसके बहुत सारे टूल पढ़ाए आपको मूल्यांकन के, और मूल्यांकन के टूल में दूसरा टूल था परीक्षण, टेस्ट, तो टेस्ट का ही तो एक प्रकार है। तो यानी जो मूल्यांकन के तहत जो उसके उपयोग महत्व होंगे वो यहाँ भी आ जाएंगे, और यही उसमें आकलन में भी आ जाएंगे। एक जैसी चीज़ें हैं सारी की सारी, बस यही दिमाग पेपर में लड़ाना है वहाँ पर कि हाँ एक जैसी चीज़ें हैं। जब ये सवाल पूछा जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो तो ये नहीं होगा, तो इस हिसाब से लिखने वहाँ पे। तो इसका तो एक बार दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या इसका महत्व है। तो छात्रों के मूल्यांकन में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से एक शिक्षक यह जान पाता है कि छात्रों ने किसी विषय या टॉपिक को कितना समझा और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः छात्रों के मूल्यांकन हेतु आवश्यक होता है। तो वही बात है कि भाई हम क्यों ले रहे हैं पेपर, छात्रों का मूल्यांकन ले रहे हैं कि भाई कितना समझ पाए हैं। दूसरा था छात्रों की समस्याओं को हल करने में सहायक होता है हमारा जो अचीवमेंट टेस्ट है। कैसे? उपलब्धि परीक्षण से एक शिक्षक छात्रों की समस्याओं, कठिनाइयों को जान पाता है और इसके आधार पर वह समस्याओं का समाधान भी करता है। कि टेस्ट लिया और बाद में पता लगा कि यार बहुत सारी समस्याएं बच्चा फेस कर रहे हैं, तो समस्या का वो समाधान फिर कक्षा में करेगा, अगली बार उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाएगा, तो समस्या का समाधान भी हो रहा है। परामर्श देने में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही एक शिक्षक छात्रों को परामर्श दे सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए,
किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन पे कम ध्यान देना चाहिए, कहाँ मेहनत की ज़रूरत है, तो परामर्श देगा उनको। अगला है शिक्षण पद्धति में सुधार हेतु सहायक। इसके माध्यम से एक शिक्षक जान पाता है कि उनका शिक्षण कार्य कितना सफल रहा है, जिन विधियों उपविधियों का वह प्रयोग करता है उसे बदलने की आवश्यकता है या नहीं है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण शिक्षण पद्धति में सुधार हेतु भी आवश्यक होता है कि जो शिक्षण पद्धति हम अपना रहे हैं, जिन विधियों का उपविधियों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए, वो कितने कारगर हैं। यदि कारगर हैं तो अगली बार भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा, और यदि नहीं है तो अगली बार मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में मैंने आपको पढ़ाया, तो इस बार मैंने सोचा कि यार पिछली बार जो पढ़ा रहा था उतना इफेक्टिव नहीं था, इस बार कुछ नया तरीके से अपनाता हूँ। तो ये भी एक प्रकार से मेरा उपलब्धि परीक्षण ही तो किया मैंने, अचीवमेंट ही तो किया। आपको देखा कि हाँ ऐसा है और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, तो यही है, ये भी देख लिया। अगला पॉइंट था अभिभावकों को परामर्श देने में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण के प्रमाणों के आधार पर ही छात्रों के माता पिता को परामर्श दिया जा सकता है कि आगे चलकर बच्चे को किस दिशा में बढ़ना चाहिए और अभी किन विषयों या टॉपिकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ज़रूरत है, ट्यूशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वही है, बच्चों को जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो आते हैं ना अभिभावक, पूछते हैं टीचर से कि बताओ हमारा बच्चा कैसा है क्या है। तो कब आप परामर्श दोगे उनको, जब आप उनका टेस्ट लोगे, तभी तो आप बता सकते हो कि हाँ हाँ आपका बच्चा बहुत होशियार है या आपका बच्चा बिल्कुल गोबर गणेश है। कब? जब आपको पता हो, जब आपने उसका टेस्ट लिया हो। तो इसलिए अभिभावकों को भी आप परामर्श देते हैं। ऐसे इसी के आधार पर तो देते होंगे, या फिर ऐसी मनगढ़ंत आधार पर देते हैं कि जो बच्चा सुंदर सा है उसको मन में सोच ले कि हाँ अच्छा ही होगा। भाई किसी के चेहरे की सुंदरता जरूरी थोड़ी कि उसकी बुद्धि की सुंदरता और चेहरे की सुंदरता बराबर ही हो, दोनों हो सकता है कभी गोबर गणेश हो हमारी तरह। अगला पॉइंट छठवां, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई बहुत सारे छात्र होते हैं और उन छात्रों में कौन गोबर गणेश है कौन अच्छा है, जब तभी पता लगेगा ना जब आप अचीवमेंट टेस्ट करोगे। तो ये बिल्कुल ये है। उच्च कक्षाओं आदि में दाखिले हेतु सहायक है। उपलब्धि परीक्षण के परिणामों के आधार पर बच्चों को उच्च कक्षाओं में भी प्रवेश दिया जाता है कि अगली बार जो मतलब अचीवमेंट टेस्ट हम साल भर लेते रह रहे और लास्ट में फिर एक बार मुख्य परीक्षा ले ली और फिर उसको अगली कक्षा में मतलब पास हो गए तो अगली कक्षा में दाखिला दिलवाया। पाठ्यक्रम सुधार हेतु सहायक है। इसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में जो कमियां और कठिनाइयां हैं इनका पता चलता है। इससे पाठ्यक्रम और पुस्तकों में संशोधन भी किया जा सकता है। टीचर को पता लगता है कि हाँ यार पाठ्यक्रम में जो ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत ही कठिन था, ये तो एक बहुत सरल था या जो भी था, तो उसमें हम सुधार करते हैं, चलो एक इसको हटा कर दूसरा जोड़ देते हैं। या फिर प्रिंसिपल को सलाह मतलब परामर्श दिया कि सर ये टॉपिक नहीं होना चाहिए था, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसमें सुधार भी करते हैं वो। प्रमाण पत्र निर्माण में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही छात्रों का प्रमाण पत्र बनाया जाता है और उनके अभिभावकों को दिया जाता है। एक प्रकार से आप बताते हो बच्चों माता पिता को भाई ऐसा ऐसा है। तो ये उपलब्धि परीक्षण का आपने महत्व भी देख लिया। नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने फिर से कहा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो चरण आदि थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए कभी माना आ जाए उपलब्धि परीक्षण का महत्व आ जाए। वैसे एक बात याद रखनी है आपको, आपकी सहायता के लिए कह रहा हूँ मैं, तीन चीज़ें, आकलन, मूल्यांकन और ये जो इनसे संबंधित इनके संबंधित जो भी बाकी इनके जो पॉइंट्स थे ना, टूल्स थे, इन कभी भी इनके बारे में महत्व पर आ जाए ना, तो जो आकलन के पॉइंट थे ना वही चेप देने हर जगह पर। आई समझ? आकलन का जो हमने महत्व देखा था कि बच्चों के ज्ञान की परीक्षा कर रहा है, लचीलापन है, जो भी हमने पढ़े थे बहुत सारे पॉइंट थे, उनको यहाँ भी चेप देना और यहाँ भी चेप देना है, एक जैसा ही तो है। तो वही है, मान लिया जब भी आए तो एक ही सवाल पूछा जाए, आकलन पे होगा या मूल्यांकन पे होगा या इसके टूल पर होगा, तो एक को लिखना होगा आपको, तो उसके सारे के सारे पॉइंट यहाँ लिख दो, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण को भी आपने देख लिया है, तो ये भी हमने देखा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी जो यूनिट सेकंड थी उसमें 2 लेक्चर हो गए, तो उसमें तीसरा पॉइंट जो तीसरा सवाल था हमने ये भी देख लिया। तो यूनिट सेकंड से हमने 6 सवाल देख लिए हैं। इन 6 में से एक सवाल को पेपर में आना होगा, और जो पहला तो सवाल होगा उसमें तो छोटे छोटे भाई कोई भी पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है, वो आप कर लेंगे। तो 6 सवालों में से एक सवाल आएगा, मतलब आएंगे तो 2 सवाल, उन 2 में से एक को करना होगा। तो भाई ईश्वर पर भरोसा रखना कि इनमें से आए जो मैंने पढ़ाया है, इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और आप उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं पढ़ समझने के लिए, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमको देख लिया हमने इस चीज़ को। तो ये भी हमारी यूनिट एक प्रकार से ख़त्म हो चुकी है। अब हम तीसरी यूनिट के लिए मैं बनाऊंगा सवाल को, फिर उसको भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो।